अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं महक असलम। नया दिन, नई सुबह, एक नया आज़म, बहुत सारी नई खबरें, नई तमन्नाएं, नई ख्वाहिशात और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी बात से, जो कि यकीनन आपको रहेगी याद। तो भाई नसीहत कीजिए लेकिन शर्मिंदा ना कीजिए। मकसद दस्तक देना होता है, दरवाज़ा तोड़ना नहीं। यानी किसी को अगर आप कुछ भी नसीहत कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो आपका लहजा ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि आप उसकी बेइज्जती नहीं कर रहे, उसको शर्मिंदा नहीं कर रहे। तो आज की अच्छी बात ये है, आज हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं जिन पर आज हमने बात करनी है। जी हाँ, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि हमारा वतन टैलेंट से भरपूर है। हर शोबे में, चाहे खेल हो, कारोबार हो, तालीम हो, कोई ना कोई अपना लोहा मनवा रहा है और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। और हम ऐसे टैलेंट को अपने शो में बुलाना और आपसे मिलवाना बाइस फ़ख्र समझते हैं। ऐसे ही कुछ टैलेंटेड अफराद आज हमारे शो में होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा नौजवान मुस्तफ़ा फरहान, जिन्होंने ऑकलैंड न्यूजीलैंड में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 1-2 नहीं बल्कि 4 मेडल्स अपने नाम किए। मुस्तफ़ा फरहान हमें ज्वाइन करेंगे ऑकलैंड से, उनसे बात करेंगे, उनका जज्बा जानेंगे, क्योंकि ऐसे लोग हमारे जो नौजवान हैं ना, उनके लिए बड़ी मिसाल होते हैं, बहुत बड़ी मिसाल होते हैं। इसके अलावा नौजवान खातून एथलीट तामीन खान, जिन्होंने नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई, आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की तेज़ तरीन एथलीट से भी। अच्छा जी, इसके अलावा सिंध के बढ़ते हुए मसाइल, सैलाब के बाद क्या सूरत हाल है और कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख दे दी गई है। सिंध हुकूमत कितनी तैयारी कर चुकी है, बहुत सारे सिक्योरिटीज़ के इशूज़ पर हमेशा बात होती है। तो आज हमारे साथ मौजूद होंगे वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। ऑनलाइन बिजनेस का रुझान बढ़ रहा है। कोयटा की बासलाहियत खातून ऑनलाइन बिजनेस की ट्रेनिंग दे रही हैं, तो इंतजार किस बात का, ट्रेनिंग हासिल करें और अपना कारोबार करें। मिलवाएंगे सबिया मुगल से। तो भाई मौसमियाती तब्दीली ने दुनिया भर को हिला के रख दिया है। गिलगित बल्दिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से पानी की किल्लत का सामना होना शुरू हो गया। यहाँ के नौजवानों ने मसनूई ग्लेशियर बनाने का फैसला किया है। अब इसकी तैयारी कैसी होगी, कितना वक्त लगेगा, ये भी आज बताएंगे आपको। नई पाकिस्तानी फिल्म यारावे रिलीज होने जा रही है। फिल्म की कास्ट में अदाकार समी खान और फैरान शामिल हैं। मिलवाएंगे फिल्म की कास्ट से। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप मैचेस में अमेरिका ने ईरान को 1-0 से और इंग्लैंड ने वेल्स को 3-0 से शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। और कल से शुरू होने जा रहे हैं रावलपिंडी में पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, यानी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पर हम बात करेंगे। जी हाँ, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कल वैसे आप ईरान को फेवरेट, अरे भाई सभी ईरान को फेवर कर रहे थे, लेकिन आखिर में हम क्या बताने जा रहे हैं? अच्छा जी, आखिर में हम ये आपको बताएंगे कि दिसंबर आपके लिए कैसा होगा, बिकॉज आज 30 नवंबर है। अब कल से दिसंबर शुरू है, इस साल का आखिरी महीना है। तो कौन कौन से ऐसे सितारे हैं जो कि गर्दिश में रहेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसका हाउस ऑफ स्टार बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आएगा और किसका थोड़ा सा डल होगा, ये आज हम आपको बताएंगे अपने प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं टॉप स्टोरीज के बाद। जो मेन स्टोरी हमारे पास है वो एक टैलेंटेड शख्सियत के बारे में है। पाकिस्तान के मुस्तफ़ा फरहान बेग ने न्यूजीलैंड में होने वाले कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का इनेकाद हुआ ऑकलैंड में, जिसमें 43 ममालिक ने हिस्सा लिया। मुस्तफ़ा पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और एक ही काफ़ी करी। मुस्तफ़ा ने 110 किलोग्राम वज़न कैटेगरी में चांदी के तमगे समेत मजमूई तौर पर 1-2 नहीं 4 मेडल्स जीते, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 2019 में मुस्तफ़ा फरहान ने इन्हीं गेम्स में पाकिस्तान के लिए 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हमारे साथ एक तो ऑकलैंड से मौजूद हैं मुस्तफ़ा। टाइम डिफरेंस जो है वो उसको भी हमें देखना चाहिए, और उसके साथ जो है मुस्तफ़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाम हो रही है। मुस्तफ़ा अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4 मेडल्स आपने जीते हैं। हाउ इज़ द फीलिंग, सबसे पहले तो ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी और ये मौका देने का कि मैं ये अपना एक्सपीरियंस और एडवाइस डिफरेंट यूथ और एथलीट्स के साथ शेयर कर सकूं। अभी जो एक डेफिनेटली एक हाई फीलिंग है, बिकॉज कल ही जो है मेरा इवेंट कंक्लूड हुआ है और 4 मेडल्स जीते हैं। इट वाज अ वेरी टफ बैटल, क्योंकि जो वेल्स का एथलीट था हम बिल्कुल टो टू टो जा रहे थे और कुछ मेरी मिस कैलकुलेशंस की वजह से और कुछ उसने आउट ऑफ द ब्लू अचीव करके वो उसने मेरे से एज ले ली।
but it was a very fun battle, very rewarding and achieving. और अब मैं alhamdulillah I'm very happy and satisfied with my performance as well. ओके सही। अच्छा मुस्तफ़ा, मुझे ये बताएं कि कैसा फील हो रहा है, और सेकंड ये कि जब आप 4 मेडल्स अपने सीने पे सजा लें तो उसके बाद मैं ये जानना चाह रही हूँ कि नेक्स्ट आपका प्लान क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं 4 मेडल्स ले लिए बस ओके ठीक है, बहुत कामयाबी हासिल कर ली, तो नेक्स्ट प्लान क्या आपका? और मैं भी उन लोगों की तरह ही था। मैंने 2019 में जैसे अर्ज किया कि एशियन चैंपियनशिप्स में 2 गोल्ड जीते थे, तो मैंने कहा था कि अब वो लेवल ऑफ अचीवमेंट हो गई है तो ये भी अब उतना ज़्यादा डिज़ायरेबल और अच्छा नहीं फील होगा। लेकिन फिर जब आप पोडियम पे खड़े होते हैं, आपने फ्लैग पकड़ा होता है, आपने जो पाकिस्तान का झंडा है वो पहना होता है, तो उस फीलिंग को कभी भी जितनी मर्जी दफ़ा आप अचीव करें, वो इट्स ऑलवेज द सेम ऑनर एंड प्राइड टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, और आप उसमें अचीव करना उससे भी एक बहुत बड़ी बात है। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी एज वेल। और प्लान इसके बाद देखिए अनश्योर है, स्पोर्ट डेवलपिंग स्पोर्ट है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, बट प्लान पर्सनल लेवल पे तो यही है कि मैं आई कीप ट्रेनिंग, आई कीप वर्किंग हार्ड, कंसिस्टेंट रहूं, इंजरी फ्री रहूं, और जिस तरह एशियंस और कॉमनवेल्थ में अचीव किया है ये दोबारा अचीव कर सकूं और इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियनशिप तक भी पहुंच सकूं। माशाल्लाह फरहान, आपने एशियन पावर लिफ्टिंग की बात की जो कि मंगोलिया में जब हुई थी, उसमें आपने नया रिकॉर्ड भी सेट किया। मैं चाहूँगा ज़रा देखने वालों को बताएं पावर लिफ्टिंग में होता क्या क्या है, लाइक बेंच एंड देन द रो एंड ऑल। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसके डिसिप्लिन के हवाले से बताएं ताकि लोगों को भी पता चले कि पावर लिफ्टिंग इज़ नॉट जस्ट खड़े होके आपने एक रॉड उठा ली। प्लीज़ गो ऑन। जी ठीक है। So oftentimes people powerlifting और weightlifting को confuse करते हैं। They're different sports लेकिन under the same umbrella of strength sports। Powerlifting एक ज़्यादा static है लेकिन बहुत ज़्यादा weight involved होता है। 3 main disciplines होते हैं, squat, bench press और deadlift, और whoever can जो सबसे ज़्यादा weight उठा सकता है उसका total किया जाता है और फिर ये 4 medals बनते हैं जो आप जीत सकते हैं। तो जैसे बताया कि स्टैटिक स्पोर्ट है, बहुत ज़्यादा वेट इन्वॉल्व होता है इसमें कंपेयर टू वेट लिफ्टिंग, और इसमें फिर ऑब्वियसली इंजरीज का चांस भी ज़्यादा होता है। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ मैनेजमेंट, इंजरी मैनेजमेंट पावर लिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं देखने वालों को ये भी बता दूं कि इस वक्त जो हमारे पास फुटेज चल रहा है 3 डिसिप्लिन्स की ये होती है। वन इज़ स्क्वाट, अदर इज़ बेंच, और तीसरा है डेडलिफ्ट। इस वक्त जो फुटेज चल रही है ये तो सबको पता है कि ये बेंच है, यानी कि आप एक बेंच पे और उसके बाद एक जिस तरह बेंच प्रेस लगती है वो आप लगाते हैं। इसके अलावा डेडलिफ्ट होता है कि जब आप खड़े होते हैं, और अब जो हम जो फुटेज चला रहे हैं दैट्स स्क्वाट, यानी कि जो उठक बैठक वाली पोजीशन होती है उसमें आप जाते हैं और स्क्वाट लगाते हैं, और जो आखिरी होते हैं दैट्स डेडलिफ्ट, जो कि आपका जो बाबल होता है वो आपके सामने होता है। अच्छा मुस्तफ़ा, प्रेपरेशन में कितना आपको टाइम लगता है? हमारे यहाँ क्या सहूलियात हैं इस डिसिप्लिन ऑफ स्पोर्ट्स में? प्रेपरेशन तो सर ईयर राउंड होती है। यू हैव टू बी प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिशंस पूरे साल। कुछ स्पोर्ट्स की तरह जिनमें ऑफ सीजन ऑन सीजन होता है, इसमें हमारे पास नहीं होता। वी आर ऑलवेज ऑन सीजन, हम हर वक्त ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उसमें जो पीरियडाइजेशन होती है हम डिफरेंट वेट्स के साथ करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी बॉडीज आर्ट सूटेबल कि हम हर रोज 250-300 किलो के स्क्वाट या डेडलिफ्ट लगाएं। तो यू हैव टू प्लान योर ट्रेनिंग वेल, और उस हिसाब से फिर आपने, लेकिन ट्रेनिंग इज ऑलवेज ईयर राउंड। उसके साथ आपकी डाइट, स्लीप, न्यूट्रिशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिसोर्सेज पाकिस्तान में अवेलेबल जरूर हैं, आई विल से कि लिमिटेड है, एंड आई थिंक इसमें एक अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर है अगर हम इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। रिसोर्सेज हमारे पास जो मेन नेशनल जिम है वो लाहौर में है, जहाँ पे पाकिस्तान पावर लिफ्टिंग फेडरेशन और वेट लिफ्टिंग फेडरेशन दोनों इकट्ठे ट्रेन करते हैं। दे हैव सम डिसेंट इक्विपमेंट, कोचेस का स्टैंडर्ड भी अच्छा है, लेकिन एक कंसिस्टेंट पॉलिसी आनी चाहिए जिसमें एक कंसिस्टेंट नर्चरिंग एथलीट्स की हो सके एक प्रोग्रेसिव लेवल पे, ताकि वो फिर इवेंचुअली इंटरनेशनल लेवल पे जाके अचीव कर सकें। कैंप्स वगैरह जरूर लगते हैं, बट आई बिलीव कि ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, और थ्रू आउट द ईयर जो एथलीट आइडेंटिफाई करते हैं फिर आप उनको प्रोग्रेस भी करें, नर्चर भी करें, ताकि वो इवेंचुअली जाके कुछ जीत सकें। सही। अच्छा फरहान, मुझे ज़रा अपना डाइट के हवाले से ज़रा बताएगा, क्योंकि अमूमन लोग समझते हैं कि वेट लिफ्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा वजन उठाने के लिए ज़्यादा खाना पड़ता है, या फिर आप लोग अपनी डाइट को कैसे मैनेज करते हैं? ये मिसकंसेप्शन है, ज़्यादा
ज्यादा खाना नहीं पड़ता, बिकॉज आपने एट द एंड ऑफ द डे अपनी वेट कैटेगरी में आना होता है। अच्छा। तो डाइट आपकी जरूर मतलब एवरेज पर्सन से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। ओके। उसमें आपका प्रोटीन इंटेक रिलेटिवली हाई होना चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स जो है यू हैव टू मेंटेन देम, क्योंकि ये स्पोर्ट बहुत हैवी होती है आपके जॉइंट्स और मसल्स पे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो विटामिन्स और मिनरल्स बॉडी में है, वाटर कंटेंट, सोडियम कंटेंट, दैट्स अप टू द मार्क, ताकि आपको इंजरी ना हो, क्रैम्पिंग ना हो। और वैसे डाइट में आपका प्रोटीन इंटेक शुड बी वेरी सही। हाई। तो मैं अपना प्रोटीन ज़्यादा डेयरी और मीट से लेता हूँ। कुछ लोग जो वेजिटेरियंस और वीगन्स होते हैं वो डिफरेंट कंटेंट से भी अपना प्रोटीन पूरा करते हैं। मुस्तफ़ा, हर एथलीट का प्रीमियम जो ड्रीम होता है दैट्स ओलंपिक्स, तो आपका भी यही है, और इस हवाले से क्या प्रेपरेशन है, क्या तैयारी है आपकी? बेसिकली जो पावर लिफ्टिंग एज अ स्पोर्ट है वो करंटली ओलंपिक्स के अंदर नहीं है। वो ओलंपिक्स का जो कंपेटिटर आप समझ लें वर्ल्ड गेम्स है उसके अंडर आती है। सही। तो वर्ल्ड गेम्स इज द बिगेस्ट इवेंट जो होता है पावर लिफ्टिंग में। जैसे दूसरी स्पोर्ट्स भी होगी, रग्बी होगी, स्क्वॉश होगी, जो ओलंपिक्स में नहीं है, दे कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन। तो जो सबसे बड़ी अचीवमेंट पावर लिफ्टिंग में होती है वो वर्ल्ड गेम्स में होती है। अभी रियलिस्टिकली स्पीकिंग पहले मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स तक पहुंचना है, सही। और अगर सही। मैं उसमें कुछ अच्छा कर सकूं हाँ, उसके बाद फिर जाके वर्ल्ड गेम्स तक जा सकते हैं। सही क्योंकि है। वर्ल्ड गेम्स में सिर्फ 10 से 15 पावर लिफ्टर्स अराउंड द ग्लोब को बनाया जाता है, ओके। और उसमें कोई कैटेगरी जूनियर की नहीं होती। अभी मैं क्योंकि जूनियर हूँ, मैं जूनियर कैटेगरी में खेलता हूँ। तो ठीक है। दैट इज द एंड गोल कि मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड गेम्स में एज अ जूनियर जाऊँ और खेलूं, इंशाल्लाह, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में एज अ जूनियर जाके कुछ अचीव करूं, एंड बियॉन्ड दैट इफ आई कीप ट्रेनिंग तो मैं फिर वर्ल्ड गेम्स में भी इंशाल्लाह टारगेट कर सकूं। इंशाल्लाह। मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें, और यकीनन वहाँ पे तो शाम हो रही है लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग है, दोस्तों हमने सोचा कि मॉर्निंग में एक अच्छी सी पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करवाएं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बुनेर में एक गांव ऐसा भी है जहां आज भी सदियों पुरानी सकाफत जिंदा है और मेहमान नवाजी की खूबसूरत रस्म गाँव वालों का शेवा है। इस मुनफरिद गांव में यूँ तो मुख्तलिफ अक़वाम आबाद हैं, लेकिन यहाँ दुश्मनी नाम की कोई मौरूसी बीमारी नहीं है। सैयद शहाबुद्दीन हमें यहाँ की सैर करा रहे हैं। माजी में रियासत सवात का हिस्सा रहने वाले जिला बुनेर का गांव बाही खले, यूं तो ये गांव बाही खान के नाम से मंसूब है। इस गांव की तारीख सदियों पुरानी है, लेकिन पुख्तून वली की रिवायत आज के जदीद दौर में भी यहाँ के बासियों में रची बसी है। ये हुजरे तो बहुत अरसे से आबाद है, हमारे यादों की नहीं है। हमारे बुजुर्ग जो थे, दादा नाना, उसी वक़्त के हैं। और बाई कले जो है ना, ये इसलिए कहते कि ये बाई खान जो है उसी नाम से जो है याद है। इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ पर दुश्मनी नाम की कोई चीज़ नहीं, जबकि इलाके में जराइम की शरह भी न होने के बराबर है। यहाँ जो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पहले से और अभी तक इसमें कोई झगड़े वगैरह, कोई यानी गलत बायबंदी भी नहीं है। जो हमारा छोटे है वो हमारा सब एहतराम करता है, और हमसे जो बड़ा है हम उसका एहतराम करता है। और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत यानी दूसरों को हम नहीं बता सकते दूसरा गाँव को इसका कितना है, किस तरह चलता है, लेकिन जो हमारा बाइकल है ना, इसका निज़ाम जो छोटों बड़ों का है बहुत अच्छा चलता है। यूं तो हुजरों की रिवायत जदीद दौर के साथ दम तोड़ रही है, लेकिन भाई कले में आज भी हुजरे खुले होते हैं। राह गुजर, मुसाफिर और मेहमान जब भी इस गांव से गुजरते हैं तो गांव वाले इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। ये हमारे जो रिवायत है हमारे अब्बा व अजदाद से आ रही है, इसकी अगर हम इसकी हिस्ट्री पे जाए तो 5-6 हज़ार साल से कदीम रिवायत हमारी चली आ रही है अब तक। तो अगर हम इस चीज़ को जो है ना मुनज़्ज़म तरीके से, जैसे हमारे आबा व अजदाद ने ये कायम रखा था, अगर हम उस तसलसल पे जाए तो ये हमारी नौजवान तबके के लिए बहुत जो है ना अहमियत का होगा। बाही खले में आज भी तलबा हुजरों में अपने आबा व अजदाद की इसी रिवायत के पासदार हैं। जो भी आता है इधर डेरे में, जो भी मौजूद हो वो उसका मेहमान नवाजी करता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ डेरे वाले जो है वो मेहमान के खातिर तवाज़ुन करेगा।
जो भी आता है वो देरे में जो बेबंदा मौजूद हो, बाद में जिस बंदे से उसका काम हो बाद में उसको बता दे। पहले उसकी मेहमान नवाजी करता है, बाद में उससे पूछता है किससे काम करने, किससे मिलना है, किस लिए हो, उस बाद में पूछते। इस गांव में पख्तून रिवायत के साथ साथ पश्तो ज़बान को भी जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। दीवारों और दुकानों पर पश्तो में लिखाई की जा रही है ताकि पश्तो ज़बान सिर्फ बोलने तक महदूद न रहे, बल्कि ये ज़बान तहरीर में भी जिंदा और जावेद रहे। कैमरामैन फरजान अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, बुनेर। अच्छा जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। जहां मौसमियाती तब्दीली दुनिया भर को मुतासर कर रही है, पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हो रही है, वहीं पर हमने देखा कि GB यानी गिलगित बल्तिस्तान भी इसकी लपेट में आ गया है। तेज़ी से पिघलते हुए ग्लेशियर्स की वजह से यहाँ मौसम गर्मा में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यहाँ के नौजवानों ने मसनूई ग्लेशियर बनाने का फैसला कर लिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि मसनूई ग्लेशियर आप कैसे बना सकते हैं। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी जो है उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तकरीबन सतह समंदर से 10,500 फीट की बुलंदी पर, और यहाँ पर टेम्परेचर -20 से 25 के दरमियान यहाँ पर टेम्परेचर है। और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर आपको एक ग्लेशियर नज़र आ रहा है। ये ग्लेशियर मसनूई ग्लेशियर है, आइस टूपा। दरअसल खपलू के जो कुछ नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर एक आइस टूपा बनाया है, जिसका मकसद था माहौलियाती जो मौसमियाती तब्दीली है उसकी वजह से, ग्लेशियर्स की तेज़ी से पिघलने की वजह से मौसम गर्मा में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ के नौजवानों ने एक तजुर्बाती तौर पर यहाँ पर एक ग्लेशियर बनाने का उन्होंने फ़ैसला किया, और वो अब तक कामयाब भी नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर यहाँ पर चंद ही दिनों में ग्लेशियर बन चुके हैं। अगर ये ग्लेशियर की पानी जनवरी फरवरी तक अगर रहे इसी तरह जो बर्फ़ है वो जमते रहे तो ये एक बहुत बड़ा ग्लेशियर बन सकता है, जिसकी वजह से नीचे जो आबादी है, जो यहाँ के खेते हैं ब्रोक के और आबादी के शहर के, उनको जो पानी की उसको ख़त्म करने में, पानी की जो किल्लत है उसको दूर करने में ये मददगार साबित हो सकते हैं। जी वेलकम बैक जनाब। पिछले दिनों लाहौर में 50वें नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का इनेकाद हुआ, जिसमें ख़वातीन मुकाबलों में तामीन खान सबसे आगे नजर आई। उन्होंने 11.86 सेकंड्स में 100 मीटर्स का फासला तय किया। ये स्प्रिंटर पाकिस्तान में हमें कम देखने को मिलता है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे ख़वातीन में भी ये रुझान आता जा रहा है। और कितनी अच्छी बात है महक कि फ़ीमेल भी इस स्पोर्ट्स में जो है वो हिस्सा ले। और अगेन वही बात फैसल की, बहुत सारी लड़कियों के लिए ये एक ऐसा रोल मॉडल हैं जो कि बच्चियाँ ये समझती हैं कि हम नहीं कर सकते, या जिनके माँ बाप ये समझते हैं कि ये तो सिर्फ लड़कों का या मर्दों का खेल है। तो भैया अब ज़माना बहुत आगे चला गया है और बच्चियां वो सब कुछ करती हमें नज़र आती हैं, जो कि एक टाइम में हम सिर्फ जिन खेलों को सिर्फ मर्दों या लड़कों से जोड़ते थे। अब आप ये देखें कि लाहौर में, चूँकि ये इसका इनेकाद हुआ, लाहौर में इतनी ठंड है और इस ठंड में लड़कियों का दौड़ना, उनका भागना, उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को दिखा रहा है कि भाई उन्होंने हिम्मत और जज्बे के साथ जिस तरह वो दौड़ी हैं, भागी हैं। और फिर अगेन वही बात कि 11.86 सेकंड्स में 100 मीटर का फासला तय करना। अच्छा, ये तो एक कहानी है ना फैसल, हम तो हमेशा टैलेंटेड लोगों से अपने प्रोग्राम के ज़रिए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी मुलाकात करवाते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे यकीनन तामीन की एक बहुत लंबी सक्सेस स्टोरी होगी, उनकी एक बड़ी मेहनत वाली जर्नी होगी। कैसे उन्होंने शुरू किया, कैसे उन्होंने यहाँ तक वो पहुँची। नसीम हमीद का अगर मैं यहाँ पे जिक्र करूँ तो बड़ा ज़रूरी है उनका नाम लेना, क्योंकि उनकी जो मेहनत थी, उनकी जिस तरह से ज़िंदगी थी, किस तरह से कितने ज़ीरो से उन्होंने स्टार्ट करके वो कितने बड़े लेवल पर आई। और फिर हमने देखा कि भाई पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में उनके नाम पर एक फ़िल्म बनाई गई, उनके लिए जितना उनको पजीराई मिली वो तो मतलब काबिल दी था। और फिर ये आपका हक भी होता है, आप ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि अगेन वही बात है कि हमारे मुआशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कही जाती है कि जी ये मुआशरा मर्दों का है, और इस मुआशरे में अपना लोहा मनवाना, अपने आप को मनवाना, अपनी सलाहियतों को मनवाना एक बहुत मुश्किल काम है। फिर बीइंग अ फीमेल आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है फैसल। अच्छा, इन्होंने 100 मीटर्स जो है वो 11.86 सेकंड्स में किया है,
तामीन हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तामीन, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपने 100 मीटर जो है वो माशाल्लाह से रिकॉर्ड 11.86 सेकंड्स में किया है। अगर मैं आपको पाकिस्तान की तेज़ तरीन इस वक्त एथलीट कहूँ तो ये गलत ना होगा, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तामीन, मुझे ये बताएं कि कैसे आप इस स्पोर्ट्स में आई, इस डिसिप्लिन में आई, स्प्रिंटिंग में ख़ास तौर पे? सो आई वॉज़ वेरी स्पोर्टी सिंस चाइल्डहुड, लेकिन मैंने प्रोफेशनल लेवल पे ना कभी ट्रेनिंग की थी, ना कभी इस तरह का कोई गेम खेला था। सो नेशनल गेम्स 2019 के ट्रायल्स हो रहे थे, उस वक्त मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। मैं ऐसे ही आई, मैंने ट्रायल्स दिए, मैं KPK के लिए सिलेक्ट हो गई और उसके बाद मैंने उनका 1.5 मंथ का कैंप अटेंड किया और मुझे उसमें बहुत मज़ा आने लगा और उसके बाद मैंने इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा। सही। अच्छा, तो तामीन, क्या आपने मतलब कभी सोचा था कि आप इस ट्रैक पर आएंगी, आप इस तरह से दौड़ती हुई नजर आएंगी? कभी आपने इस चीज़ के बारे में सोचा था, या मतलब एक होता है ना कि या तो आप धक्के से आ जाते हैं या फिर आप शौक से आते हैं? बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेशनल लेवल पे कभी कर पाऊंगी और पाकिस्तान की फास्टेस्ट एथलीट भी बन पाऊंगी। मैं सिर्फ शुरू में मुझे शौक था और मैं शौक से ही ट्रेनिंग कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आने लगी, तो मैं इस लेवल पे भी पहुंच गई। तामीन, इस स्पोर्ट्स में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? स्पोर्ट्स में अगर मैं बाहर की देखूँ, जमैका के प्लेयर्स हैं, उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और पाकिस्तान के देखूँ तो नसीम हमीद है, सदफ सिद्दीकी हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स रहे हैं यहाँ पे हमारे टाइम के। आई होप कि मैं उन्हीं की तरह आगे। जमैका की आपने बात की तो यूसेन बोल्ट होंगे फिर, ऑब्वियसली वो भी। मैं फीमेल स्प्रिंटर्स की बात कर रही हूँ, इलेन थॉम्पसन। ये सब ऐसी एथलीट्स हैं जो कि 30s के एज में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं, तो इनसे हम सब इंस्पायर होते हैं कि अगर वो उस एज में कर सकती है तो हम इस वक्त क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि जो इस वक्त का करंट रिकॉर्ड है दैट्स फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर, जो कि US की हैं और 1988 से उनका रिकॉर्ड है 10.49 सेकेंड्स। आप ज़्यादा दूर नहीं है, आप 11.86 पे हैं, करीब हैं। इंशाल्लाह वो भी आप कर लेंगी। नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे कि आपने ये भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं तामीन कि आप इसके अलावा और क्या करती हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? मैं सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ टिल्स से, विच इज़ एफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और इसके साथ मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, 100 मीटर्स के अलावा भी आप किसी और डिसिप्लिन में जाना चाहती हैं? ट्रैक एंड फील्ड में तो आपके पास ऑप्शन खुले हैं। फ़िलहाल तो मुझे 100 मीटर 200 मीटर ही करना है, मुझे इसी का शौक है। स्पीड के जो भी रेसेस होते हैं, जो स्प्रिंट होते हैं, वो एथलेटिक्स के सबसे टफ गेम्स होते हैं एंड मैं इसी में अपना रिकॉर्ड आगे बनाना चाहती हूँ। अच्छा, तो तामीन मुझे ये बताएं कि जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो आपका फिजिकली फिट होना, आपका डाइट प्लान अच्छा होना, हमेशा इस पर भी बहुत बात होती है। तो इसमें क्या होता है कि आपका डाइट प्लान कैसा होता है? आपको कितना अपने डाइट का ख्याल रखना पड़ता है? क्योंकि ज़ाहिर है दौड़ना है तो एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे बेसिकली फोकस इस पे होता है, लोग ट्रेनिंग ज़्यादा करते हैं, डाइट पे फोकस नहीं करते। डाइट प्लेज द मेन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर ट्रेनिंग। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो फिर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती। आपको प्रॉपर प्रोटीन इनटेक रखनी है, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट इनटेक रखनी है, वाटर इनटेक रखनी है, मिनरल्स, ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर मिकदार में लेनी है अपनी बॉडी वेट और हाइट के मुताबिक। सही है। अच्छा तामीन, चूँकि आपका ताल्लुक पेशावर से है, सो अगर पेशावर के कल्चर को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे पूछूँ कि घर वालों का क्या रिएक्शन था, उनका कितना सपोर्ट आपको हासिल था? बिकॉज अमूमन ये होता है कि हमें माओ से सुनने के लिए मिलता है कि भाई तुम लड़कियों क्या तुम दौड़ती भागती नजर आओगे, घर में बैठ जाओ, घर के काम करो। तो ये एक चीज़ जो आपने यकीनन फेस की होगी, अगर की तो फिर आप इससे कैसे निपटी? मैंने बिल्कुल नहीं फेस की, मैं सच बोलूं, बिकॉज मेरे जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे वो खुद एक एथलीट थे। सो मेरे घर का माहौल वो यूज्ड टू है उनसे। और मेरे घर वाले सारे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मेरी मामा मुझे अकम्पनी करती हैं टू द स्टेडियम, डेली मेरे साथ जाती हैं ट्रेनिंग के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए भी जाती हैं, मेरे बाबा खुद जाते हैं, ये सब बहुत खुश होते हैं मुझसे। तामीन, हमारे रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि वो पावर लिफ्टिंग में नू बट हों या फिर जेवलिन में जो हैं अरशद नदीम हो, इवन फजर जिन्होंने जो मेल एथलीट हैं उन्होंने ज़बरदस्त जो है वो स्प्रिंटिंग की है, रेसलिंग हो जाए या दीगर अदर देन क्रिकेट, MMA, किक बॉक्सिंग, सब में हमारे जो एथलीट्स हैं वो बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं। यू बीइंग एन एथलीट, आप क्या समझती हैं कि हमारे
पास और मज़ीद क्या चीज़ होनी चाहिए ग्रास रूट लेवल पे कि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा कम्पीट करें? हमारी बेसिकली ट्रेनिंग में आज सच कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो ट्रेनिंग यहाँ होती है वो बाहर भी होती है, लेकिन उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, जो कि ट्रेनिंग इक्विपमेंट है, वो उसमें हमसे ज़्यादा एडवांस्ड है। अगर वो चीज़ें यहाँ पे भी आ जाएं, फॉर एग्जांपल मैं KPK की बात करूँ, हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक टाइमर नहीं है। अगर पूरे प्रोविंस में कोई इलेक्ट्रॉनिक टाइमर नहीं है तो हम जब 100 मीटर स्प्रिंट करते हैं हमें एग्जैक्ट टाइमिंग का पता नहीं चलता। स्टॉप वॉच और इलेक्ट्रॉनिक टाइमर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये चीज़ है। दूसरी, हमारे पास जो ट्रैक वगैरह है हमारे, वो कभी कभार एक्सपायर्ड होते हैं। जब आप एक्सपायर्ड ट्रैक पर ट्रेनिंग करते हैं, यू गेट मोर प्रोन टू इंजरीज। तो अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए, तो अगर इन सब चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए, हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर लिमिटेड फैसिलिटीज़ में भी हम इतनी परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, अगर वो सब चीज़ें हमें मिले तो हम इससे भी आगे परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। और मैं चाहूँगी तामीन, लास्ट में आप उन तमाम ख़वातीन के लिए एक मैसेज दें जो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन कभी कभी सोसाइटी की बातें दरमियान में आ जाती है और कभी उन्हें पर्सनली ये लगता है कि वो ये नहीं कर सकती। मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपना गोल, अपना एम अपने जहन में रखें और उस पर काम करें, मेहनत करें, क्योंकि आगे जाके आपने अपने लिए सब कुछ करना है। दूसरे जो भी बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें, कि जिस तरह से आज मैं पेशावर से जाके वहाँ पे लाहौर में फास्टेस्ट वुमेन बन के आई हूँ, इसी तरह अगर सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें तो वो मेरी तरह बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है तामीन, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्ती एंड बेस्ट ऑफ लक आगे फ्यूचर के लिए। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। कराची में सर्द मौसम आना शुरू हो गया, लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी। अब ऐसे में सर्दी से बचने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं और सर्दी से बचने के लिए लिहाफ और कंबलों की ख़रीदारी किस मरहले पर है, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम अपनी रिपोर्ट में। कराची में मौसम सरमा ने एंट्री तो दे दी, अब बाज़ारों में कंबल और लिहाफ की ख़रीदारी का क्या हाल है ये हम मालूम करेंगे बाज़ार के ताजिरों और ख़ुद ख़रीदारों से। बचपन तो सबका लिहाफ में गुजरा है, लिहाफ में रज़ाइयों में गुजरा है, लेकिन इस बार ये है कि जो है कंबल के मज़े लिए जाएँ सर्दियों के अंदर। इस दफ़ा कंबल तो बहुत महंगे, इस टाइम पे बहुत ही महंगे। मैं लेने के लिए आया था रज़ाई, तो रज़ाई देखा जाए तो वो भी तकरीबन ज़्यादा ही रेट हो रहे हैं और कंबल तो पहुँच से बाहर हो गए। कम से कम 800 रुपये का भी है, उसमें उससे हल्का वाला है जो वो आपको 600 रुपये का पड़ेगा। उससे जो अच्छा है वो 1200 रुपये का, 1500 रुपये का। बाजार में दरामदी कंबलों की भरमार के बावजूद गाहक भी लिहाफ को तरजीह देते हैं, क्योंकि लिहाफ कंबल के मुकाबले में सस्ता पड़ता है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। नया दिन में आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। नया दिन की कोशिश होती है कि हम आवाम के मसाइल उन लोगों तक पहुँचाएँ और उनसे हम हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत करें कि जिनको हम हुक्मरान कहते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब। शर्जील साहब, आप हमेशा यू आर वेरी काइंड इनफ सर टू टॉक टू अस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सबसे पहले तो सुबह बखैर, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। और मैं गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा मैं करना चाह रहा हूँ सिंध की सूरत हाल। अभी हमारी टीम इस हफ्ते सर सकीरानो गांव गंबट से आगे और फिर हाला वाले हम होकर आए। वहाँ बाकी उससे पीछे तो पानी सारा रिसीड कर गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहाँ पे अभी भी फसलों पे, खजूर की फसलें, पानी वगैरह वहाँ पे खड़ा हुआ है जिनको निकालना नामुमकिन सी बात लग रही है। तो सर्दियों की सर शर्जील भाई आमद भी है, तो मुझे बताइएगा कि इस हवाले से कोई प्लान तरतीब दिया है कि जो हार्श वेदर आ रहा है उसमें भी रिहेबिलिटेशन की इस वक्त ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग जी। बिल्कुल आपने बात सही की कि इस वक्त अभी भी सिंध के चंद अजला ऐसे हैं जिनमें पानी मौजूद है। इस वक्त जितनी बड़ी क्वांटिटी थी पानी की और जो सैलाब और एक हिस्टोरिकल बरसातें थी, उसके बाद इस वक्त कोई 90% सिंध का इलाका है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई कर दिया गया है और कुछ नेचुरल ड्रेन के ज़रिए, फिर आर्टिफिशियल भी जो है डी वाटरिंग के ज़रिए किया गया है।
जो लो लाइन एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी जो है बिल्कुल अभी तक उसको निकाला जा रहा है और कोशिश की जा रही है। जहाँ तक आपने बात की सर्दियों की वजह से, यस, जी जी, पहले जैसे गवर्नमेंट ने जैसे ये सैलाब स्टार्ट हुआ था, पहले कुक्ड फूड दिया, फिर राशन बैग्स दिए, टेंट्स दिए, मॉस्किटो नेट्स वगैरह सारी चीज़ें दी, और अब जो है इन एरियाज़ में ब्लैंकेट्स वगैरह भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। जो रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है वो प्रॉपरली उन तमाम एरियाज़ में जहाँ तक अभी तक लोग डिस्टर्ब्ड हैं, डिस्पर्स्ड हैं, उनको ब्लैंकेट्स वगैरह दे रही है। और इस वक्त गवर्नमेंट ने जी एक और चीज़ की है कि जितने लोगों के भी घर गिरे हैं, जो कि अराउंड इस वक्त की जो सर्वे के हिसाब से कोई रफ मैं बता रहा हूँ, अभी तक चीज़ें काफ़ी जारी हैं, तो 20 लाख से ज़्यादा लोगों को गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो घर बनाने के लिए पैसे दे रही है, और उसके पैसे अप्रूव भी हो गए हैं। वर्ल्ड बैंक से भी उसमें मुआवनत ली गई है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी उसमें आगे बढ़ के चल रही है। और 20 लाख लोगों को मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में आज तक किसी भी बड़ी कैटास्ट्रॉफी में इतनी बड़ी पैमाने पे रिहेबिलिटेशन नहीं हुई है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है। 20 लाख लोगों को घर दे रही है, जिन लोगों की फसलों की बात भी आपने की, फसलें जिनकी तबाह हो रही है और जिनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको पर किसान, मैं लैंडलॉर्ड की बात नहीं कर रहा, किसान की बात कर रहा हूँ, पर किसान जो है 5000 रुपीज़ पर एकड़ जो लोग वीट जो है वो ग्रो करते थे, ये उनको सपोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ सिंध प्रोवाइड कर रही है। और उसमें बाकायदा ट्रांसपेरेंट तरीके से जो फेडरल गवर्नमेंट के भी इदारे मौजूद हैं, सिंध गवर्नमेंट के इदारे मौजूद हैं, उनके सबके सर्वे और उनके एक मैकेनिज्म के जरिए वो दी जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि इस तरह के नुकसानात के लिए गवर्नमेंट कोई बढ़ चढ़कर इस तरह वेलफेयर का काम करे। ज़बरदस्त। और शर्जील साहब, ये अप्रिशिएट करने की बात है, अगेन वही हमारा काम होता है कि जहाँ जहाँ जो चीज़ नहीं हुई इसको हाईलाइट करना। मैं चाहूँगी कि एक कमेंट आप कर दें इस हवाले से भी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस भी है, कल बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन भी हुआ, जलसा भी हुआ है। इसके बाद मैं ज़रा इलेक्शन पे भी आऊँगी, जो बल्दियाती इलेक्शन है। पहले ज़रा कल वाले जलसे पर और जो यौम तासीस मनाने जा रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज 55वां अपना, उस पर भी मैं चाहूँगी ज़रा आप कॉमेंट करें। जी थैंक यू जी। कल भी बहुत अच्छा पावर शो था टंडो जाम हैदराबाद में, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी का शो था, और हमने उसको भी ये कहा था कि जी तो हम तो अपनी सेलिब्रेशन हमेशा करते हैं, लेकिन इमरान खान ने जितना भी इनका पिंडी वाला जलसा था और जिस तरह की सड़क थी, जितने पूरे पाकिस्तान से लोग बुलाए गए थे, उसके मुकाबले में सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि पीपल्स पार्टी से लोगों की मोहब्बत है और अपनी लीडरशिप के साथ जो उनका अकीदा है और हमेशा अपनी लीडरशिप को एक कदर की निगाह से देखते हैं, उनको सेलिब्रेट कल भी किया। आज उससे बहुत बड़ा जलसा है कराची में, जिसमें चेयरमैन इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब करेंगे, और आज वाला जलसा भी एक हिस्टोरिकल जलसा होगा। और 55 साल हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वजूद में आए हुए, और हम समझते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके लिए एक रेस्पेक्ट है, लेकिन ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास एक बहुत बड़ी तारीख है कुर्बानियों की, एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी जिसकी पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो शहीद हुई मुल्क में डेमोक्रेसी के लिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कभी पाकिस्तान में कोई और भी मिसाल नहीं है कि पूरी की पूरी फैमिली को जो है वो शहीद कर दिया गया हो, और जिन्होंने हमेशा डेमोक्रेसी की बात की। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा मुल्क आज सिक्योर मुल्क है, पूरे दुनिया में वाहिद इस्लामी मुल्क है जो आज एटमी ताकत है, तो वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से दुनिया में वाहिद मुल्क जो है जिसने ये इनिशिएट किया, मुसलमान मुल्क, और जो आज भी कोई भी दुश्मन मुल्क हमारी तरफ मैली निगाह से नहीं देख सकता, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एटमी ताकत की वजह से। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कारनामे हैं पार्टी की लीडरशिप के। और बिल्कुल। अच्छा शर्जील भाई, अब ज़रा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात करते हैं। डेट तो अनाउंस हो गई हैं, क्या तैयारियां की जा रही हैं और क्या कुछ है पीपल्स पार्टी के पास कि वो कराची और हैदराबाद के लोगों के पास लेके जाएगी? क्योंकि आपको पता है कि दूसरी तरफ से जो आपके जो हरीफ सबसे बड़े उभर के आए हैं वो और कोई नहीं बल्कि जमात इस्लामी है। हम हाफिज़ नईमुर रहमान से भी हमने मुसलसल बात की है, तो उनके अगेंस्ट क्या कुछ आपके पास है टू प्रेजेंट टू द कराची के आवाम? देखिए मेरे ख्याल जमात इस्लामी से मुकाबला ही नहीं है, और जमात इस्लामी खुद अपने अगेंस्ट खुद ही है। जमात इस्लामी ने जो हमारे तालीमी इदारों में माशाल्लाह यहाँ पे जो नफ़रतें फैलाई, जो तालीमी इदारों में जमात के दौर में जो गुंडागर्दियाँ और जिस तरह की चीज़ें होती रहीं, खैर पार्ट ऑफ दीज थिंग्स, पॉलिटिकल पार्टी है जमात इस्लामी, कदर की निगाह से उनको भी देखते हैं, उनका पूरा इख्तियार है, हक है वो अपनी इलेक्शन लड़े। लेकिन पीपल्स पार्टी की मैं आपको एक बात बता दूँ, जमात इस्लामी के पास यहाँ पे मेयर भी रहे, सब चीज़ें रहीं। पीपल्स पार्टी ने इस दौर में मतलब हमेशा कोशिश की है कि
सारे जिस तरह शहरों को प्रायोरिटी देही और शहरी इलाकों को मिलनी चाहिए, इस तरह पीपल्स पार्टी ने सिंध के देही इलाकों में और शहरी इलाकों में खिदमत की है। कराची के लिए अभी आप रिसेंटली भी देखें कि जितने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स कराची के लिए चल रहे हैं, कराची के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए मैं अगर एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर में बताऊं कि पीपल्स बस सर्विस चल रही है, ईवी बसेस जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है हमारी, वो फर्स्ट टाइम इन कराची पाकिस्तान की वो आ रही है। रेड लाइन पे बहुत रैपिडली काम चल रहा है और आपने देखा होगा कि जाके उस बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है। येलो लाइन शुरू हो रही है, ब्राउन लाइन पे हम काम शुरू करने जा रहे हैं, ब्लू लाइन पे हम काम शुरू करने जा रहे हैं, ऑरेंज लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, रेडी है, लोग को सफ़र कर रहे हैं, ग्रीन लाइन फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है वो चल रही है। उसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट जो कचरे का बहुत बड़ा कराची का इशू था, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है कराची और उसका मैस वो क्लियर करना डेली का कचरे का वो बहुत बड़ा चैलेंज था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड प्रॉपरली तौर पे, अब आप उस हिसाब से कचरा नज़र नहीं आता होगा, डंपिंग जिस तरह नज़र आती थी, और बहुत बड़ी कोशिश हो रही है कि डोर टू डोर लोगों का कचरा शुरू किया जाए। वाटर प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, हब डैम, रिवर डैम पे काम हो रहा है वर्ल्ड बैंक के साथ, मतलब यू कैन नेम इट, हर चीज़ पे काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे वज़ीर आला साहब ने बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च किए हैं जो रोडों में, सड़कों पे सब काम हो रहे हैं। डेफिनेटली कराची चैलेंज बहुत बड़ा है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं, उससे बड़ा जो है एक शहर सिर्फ कराची है। अच्छा शर्जील साहब, क़ता कलामी की माज़रत, एक सवाल क्योंकि बात हो रही है ना, तो उसी के बीच में एक सवाल है, मैं आपसे एक ज़रूर करना चाहूँगा। अरे जो तरक्याती काम वाली आपने बात की, ये जो अब तो मेरे ख्याल से सफूरा तक जो ब्लॉक्स रख दिए गए हैं, वो उससे लेके आगे जेल चौरंगी तक जो पूरा तरक्याती काम हो रहा है, शर्जील भाई क्या ही बेहतर नहीं होता कि जो वो रोड सड़कें हैं आपकी, उनको थोड़ा सा वाइडन कर देते और ये जो पेडेस्ट्रियन था उसको थोड़ा सा कम कर देते, ताकि, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे रश इतना होता है, जौर जाने वाले, गुलशन जाने वाले या नीपा जाने वाले, उससे बाहर भी शदीद तरीन रश होता है। तो वुडंट हैव बीन बेटर कि अगर जो सर्विस रोड है उसको थोड़ा सा खोल दिया जाता गाड़ी के लिए? आपकी बात मैं आपको थोड़ा आपके स्पिरिट को मैं एग्री भी करता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बता दूँ। जी जी, ये हम बना रहे प्रोजेक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट रेड लाइन, ठीक है। अब उसमें क्या है, हालांकि हमारे लिए बहुत आसान था, आपको पता है कि मतलब अगर मैं जितनी बसेस रेड लाइन में आ रही हैं वो जितना उससे कहीं ज़्यादा समझें कि खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा है। हमें क्या करना था जी, इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात की थी कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना था फ्यूचर के लिए। हम तो आज की बात सोच रहे हैं ना, आपका मशवरा बहुत अच्छा है और हमारे लिए बहुत ईजी था सिंध गवर्नमेंट के लिए। मैं अगर मिसाल दे दूं कि जो आप मशवरा दे रहे हैं उसमें कम से कम 8 से 10 अरब रुपए में बसें चल जाती। ठीक है। जो इस वक्त जो प्रोजेक्ट खर्च आ रहा है वो अराउंड कोई 100 अरब रुपए खर्च आ रहा है, और 100 अरब में 90 अरब रुपए सिर्फ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, ठीक है, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रही है। मतलब हमारे लिए तो बहुत आसान तरीका, हमने कहा कि कराची के लिए अच्छी और सेंसिबल लीडरशिप वो होती है जो फ्यूचरिस्टिक हो, कि चले आज तो मैंने बसें चला ली, आज तो हमने मसला हल कर दिया, थोड़ा वाइडनिंग कर ली, लेकिन फ्यूचर में आज से 10 साल बाद क्या होगा, आज से 15 साल क्या होगा, आज से 20 साल बाद क्या होगा। तो उस स्पिरिट को रखते हुए गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है जो फ्यूचर की चैलेंजेस को वो आज से एड्रेस करना शुरू करें, इसीलिए BRT लाइंस है ना वो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही हैं। मतलब और अगर सिर्फ हमें बसें चलानी हो तो वो बहुत आसान है कि उसके 10% में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर को टच किए हुए। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जो कि आइंदा भी कोई आज से 20 साल बाद भी जो है यहाँ पे वो कंजेशन ना हो, और वो लोगों को सस्ती ट्रांसपोर्ट हो, वो कॉरिडोर टू कॉरिडोर ट्रांसपोर्ट हो। क़ता कलामी की माज़रत में चाह रही हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आप हमें प्लान थोड़ा सा शेयर कर दें ताकि मुझ समेत बहुत सारे कराची वालों को तसल्ली हो जाएगी कि ओके अब हमें फ्यूचर में ये भी मिलेगा। मैंने कहा ना जी कि इस वक्त रेड लाइन जो BRT वो 22 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, ओके, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है। उसमें बस स्टेशन होंगे प्रॉपर तरीके से, उसमें अंडर पासेस हैं, उसमें ब्रिजेस हैं, पूरा एक कॉरिडोर जो है वो सेपरेट फॉर द बसेस होगा, ताकि उसमें फिर और कोई गाड़ी या और चीज़ें कुछ ना हो। लेकिन मतलब हमारी मतलब जैसे मैंने ये कहा कि यही है कि ये बहुत आसान है कि हमें सिर्फ बसेस को लेकर, जिस तरह हमें पीपल्स बस सर्विस चल रही है उसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, हम बसें उन्हीं रूट पे चला रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आज की पॉपुलेशन को आपको देखकर, फ्यूचर की पॉपुलेशन को आपको देख कर चलना है, तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव इन्वेस्ट करना है। वही गवर्नमेंट उस इंफ्रास्ट्रक्चर को करना चाह रही है, ताकि फ्यूचर में जो है आज से 15 साल 20 साल बाद की जो न्यू जनरेशन होगी कम से कम
वो पिछले वालों को बुरा भला ना कह के जाए। शर्जील साहब, वैसे बहुत सारे लोग हिम्मत हार बैठे हैं कि जो हमारा मरकज़ी शहर है ना, सदर हो जाए, चाहे शारा फैसल हो जाए, चाहे रहायशी इलाके हो जाए, उससे हिम्मत हार बैठे कि देखें ये शायद ठीक नहीं हो सके, और आगे वो जो हाउसिंग सोसाइटी विदाउट टेकिंग द नेम्स अब वो उधर जा रहे हैं। ठीक है जी, और अभी तो खबर भी 1-2 सड़कें वहाँ से निकल आएंगी तो हर कोई भागेगा वहाँ पे। शर्जील साहब, क्या वाकई फ्यूचर में ऐसा होने जा रहा है कि ये जो मरकज़ी शहर है हमारा, ये खाली हो जाएगा और लोग सारे उधर चले जाएंगे? देखें, आपकी बात बताऊँ, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, ये आप पूरे पाकिस्तान की बात देखें और पूरी दुनिया की बात देख लें। जितने भी आप देखें लोग सबर्ब्स में जाते हैं, और सबर्ब्स में क्यों जाते हैं लोग? डेफिनेटली जब आपके मेन जो डाउन टाउन्स होते हैं, डाउन टाउन में जब रश बढ़ती है, डाउन टाउन में जब चैलेंजेस बढ़ते हैं, तो आप पूरे पाकिस्तान में देखें। आप अगर पंजाब में लाहौर देख लें, लाहौर का पुराना लाहौर जो था, जो गलियां जो नाम थे, उसके बाद फिर लोग सोसाइटीज की तरफ जाते रहे। मतलब ये नेशनल फिनोमिना है। लोग चाहते हैं कि आप कंजेशन से निकले, एक तो ये होती है। दूसरा के जो मेन डाउन टाउन होते हैं वो हमेशा छोटे छोटी रिहायशें होती हैं, वहाँ बड़े जो है वो घर वगैरह नहीं होते। तो फिर डेफिनेटली लोगों का जब लाइफस्टाइल चेंज होता है तो फिर भी लोग कहते हैं कि हम सबर्ब्स में जाएं, थोड़ी और बेहतर लाइफस्टाइल की जाए, या लोगों की फैमिली एक्सपेंड होती है तो लोग बोलते हैं कि दूसरा करें। और दूसरी बात यह कि जो पुराने जितने भी आप डाउन टाउन की बात कर रहे हैं ना, पुराने डाउन टाउन में पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेफिनेटली लोड बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ पे अपार्टमेंट्स बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग पुरानी, अब अगर वो लोग अगर कहीं से चेंज होना चाहते हैं या उनकी फैमिली एक्सपेंड होती है तो वो कहेंगे हम ऐसे जगह जाएं जहाँ पे हमें सब सहूलतें मिलें। जिस तरह आपने किसी सोसाइटी का नाम नहीं लिया, मैं भी समझ गया कि मैं सोसाइटी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन क्या है कि वहाँ पे अगर आप देखें तो लोगों की एक आदत है कि जी लोग कहते हैं कि अब हर आदमी की अपने कुछ लाइफ गुजरने के बाद वो अपनी लाइफ को कुछ बेहतर करना चाहता है, और स्पेशली फैमिली एक्सपेंड होने के बाद फिर वो लोग बड़ी बड़ी जगहों की तरफ जाते हैं। तो मतलब ये एक जनरल फिनोमिना आप ये इस्लामाबाद में भी देख सकते हैं, या आप पेशावर में भी देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पे आप देख रहे होते हैं रोजाना टीवी चैनल पे मुख्तलिफ इश्तिहार चल रहे होते हैं कि मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज के। तो डेफिनेटली मतलब कोई और मुल्क से तो लोग नहीं आ रहे हैं, हमारे मुल्क के लोग हैं। फिर वो कुछ लोग देहात के लोग फिर शहरों में करवाना शुरू होते हैं, उसमें हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी होती है, और बाकी ऐसी पॉपुलेशन जो अपने शहरों के उस कंजेस्टेड माहौल से वो कहते हैं कि हम थोड़ी खुली फिजा में जाए। ठीक है। अच्छा शर्जील साहब, लास्ट में कमेंट कर दें, अगेन मैं बल्दियाती इलेक्शन पर आना चाह रही हूँ क्योंकि हमने देखा कि जमात इस्लामी पे तो अभी आपने कमेंट कर दिया, लेकिन मैं एमक्यूएम और पीटीआई के हवाले से पूछना चाह रही हूँ, क्या लग रहा है आपको टफ टाइम दे सकते हैं या तो एमक्यूएम या फिर पीटीआई? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबको इलेक्शन लड़ेंगे, और मेरी अपनी राय है, देखिए इस वक्त 2 हम डिस्ट्रिक्ट पे बात करें ना, एक हैदराबाद पे कराची में। हैदराबाद की इस वक्त अराउंड कोई 45% सीट्स ऐसी हैं हैदराबाद की जो पीपल्स पार्टी अनअपोज जीत चुकी है। तो आप वहाँ पे देखें कि ना जमात इस्लामी ना किसी और पार्टी को भी या पीटीआई को या किसी को अपने कैंडिडेट ही नहीं मिले कि वो पीपल्स पार्टी के सामने कॉन्टेस्ट करे। इस तरह कराची की बात है, कराची में हम समझते हैं कि अगर सिंगल लार्जेस्ट कोई पार्टी होगी, मतलब जो सबसे ज़्यादा सीटें लेगी, तो इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। सही, चलें, गुड लक और थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। और अगेन वही बात, कराची के मसाइल पर बात करना फैसल बड़ा ज़रूरी है क्योंकि कराची हब है पाकिस्तान का, कमाऊ पूत शहर है, पूरे मुल्क को कमा कर देते हैं। बिल्कुल। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपकी एक टैलेंटेड खातून से मुलाकात भी कराएंगे, और इसके साथ साथ कल हम आपको कहीं ले के जाएंगे, वो कौन सी जगह होगी वो भी आपको बताएंगे। नया दिन में सैर करवाएंगे कीकर के इतने बड़े जंगल की, तो आइए। वेलकम बैक। अब आपकी मुलाकात कराएंगे बलूचिस्तान की ऐसी टैलेंटेड खातून से जिन्होंने ना सिर्फ खुद ऑनलाइन बिजनेस को अपनी आमदन का जरिया बनाया, बल्कि अब वो बलूचिस्तान के लड़के लड़कियों को घर बैठे पैसे कमाने की ट्रेनिंग भी दे रही हैं। और देखें कितनी अच्छी बात है कि एक दिए से कितने ज़्यादा दिए रोशन होना शुरू हो गए हैं। उनका ये सफ़र कैसा रहा और अब तक कितने लोगों को वो ट्रेन कर चुकी हैं। हमने सोचा कि हम उन्हें मदऊ करें ताकि जो घर बैठे लोग हैं वो एटलीस्ट उनकी बातों से कुछ सीख सके। कितने अरसे की ट्रेनिंग के बाद वो इस काबिल हो सकी हैं कि उन्होंने ट्रेनिंग सेशन शुरू किया, और इस ट्रेनिंग से कितने अरसे के बाद लोग इस काबिल होते हैं कि वो अपना काम शुरू कर लें। अब ये सारी बातें करने के लिए सबिहा मुगल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सबिहा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा सबिया, ये बड़ी अच्छी बात है कि एक तो ये जाहिर सी बात है जब आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा तो बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, बट आपने ये सफ़र जारी रखा इस तरीके से कि आप बहुत सारे लड़के और लड़कियों को सिखा रही हैं। मैं सबसे पहले आपके जर्नी के बारे में पूछूंगी कि ये सफ़र शुरू कैसे हुआ, क्या सोच थी जब आपने इस सफ़र का आगाज़ किया? ऑनलाइन बिजनेस का स्टेप लेना पहला ही बड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, मैंने अपना ये सफ़र का आगाज़ किया 2019 में जब कोरोना पैंडेमिक आया था। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए थे और उससे पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन से मुंसलिक थी। मैं एज ए प्रिंसिपल भी काम कर चुकी हूँ। तो उस वक्त ये है कि मैं घर में थी और मुझे यानी इस बारे में पता था कि ऑनलाइन अर्निंग होती है, लेकिन मुझे एक सही कोई प्लेटफॉर्म नहीं पता चल रहा था कि किस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ऑनलाइन अर्निंग करूं। तो मैंने उसी पैंडेमिक में ये है कि मैंने रिसर्च किया इस पे, ऑनलाइन अर्निंग पे। तो मुझे जो है जो प्लेटफॉर्म बहुत बेस्ट लगा वो अमेज़ॉन का था। तो ये है कि मैंने उसके मज़ीद रिसर्च की उस पर। उसके बाद मुझे एक इंस्टीट्यूट यानी मिल गया कि यहाँ से मैं सीख सकूँ अमेज़ॉन के बारे में। तो मैंने सीखा अमेज़ॉन वहाँ से। उसके बाद मैंने अपनी अर्निंग स्टार्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। फिर ये है कि मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स थे, फ्रेंड्स थे, उनको मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग देना स्टार्ट की। देन इन 2022 इस साल के स्टार्ट में मुझे काफ़ी लोगों से डिमांड आई कि बलूचिस्तान कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म कोई इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आप ऑनलाइन अर्निंग यानी लर्निंग करवा रहे हैं लोगों को, तो आप ऐसा कोई इंस्टीट्यूट यहाँ पे ओपन करें ताकि बलूचिस्तान के और कोयटा के लोग भी ये जो है हासिल कर सकें। फिर मैंने इस साल जनवरी में ये स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया मेरे इंस्टीट्यूट में। और ये है कि मुझे ना सिर्फ कोयटा से बल्कि बलूचिस्तान के बाकी सिटीज़ से भी लाइक खुजदार, नोशकी, पशीन, वहाँ से भी मेरे पास स्टूडेंट्स आए और अब तक मैं तकरीबन 70 to 75 स्टूडेंट्स को हम ट्रेन कर चुके हैं रिगार्डिंग अमेज़ॉन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सबिया, मुझे बताएं कि कितने बच्चे बच्चियां इस वक्त आप ट्रेन कर चुकी हैं और वो माशाल्लाह से कमा भी रहे हैं? अच्छा आपने बताया ये, और साथ ही साथ मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि बिज़नेस क्या वो अपना रन कर रहे हैं या अभी सिर्फ ट्रेनिंग के बाद वो होता है ना कि अभी सोच रहे हैं कि बिज़नेस रन करना है? नहीं, उसमें मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कुछ एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं अमेज़ॉन पे, जिन्होंने स्टार्ट कर लिया एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, और कुछ ऐसे हैं जो खुद इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये है कि अभी 7 to 8 मंथ्स हुए हैं और इस चीज़ में यानी ये है कि लोग समझते हैं कि शायद बहुत जल्दी इसमें अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है। एटलीस्ट आपको 6 months to 1 year आपको लगते हैं इसमें अर्निंग स्टार्ट करने में, चाहे आप एज ए इन्वेस्टर काम कर रहे हैं या एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं। सबिया, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ फाइनेंसेस होंगे तो ही हम ये काम शुरू कर सकते हैं, कोई भी काम। क्या वाकई ऐसा है या फिर आप यू कैन स्टार्ट विद ज़ीरो? यस, यू कैन स्टार्ट विद ज़ीरो। असल में मैं ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत लोग ये समझते हैं कि जब अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट है तभी वो अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं। असल में अमेज़ॉन पे 2 तरह से काम कर सकते हैं, एक एज ए इन्वेस्टर और एक एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तो आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट जो है अमेज़ॉन से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सबिया, मुझे लास्ट में एक ये बताएं कि चूँकि हम हमेशा बात करते हैं अमेज़ॉन के ज़रिए कमाई के, बड़ा अच्छा ज़रिया है कमाई का। अब आप चूँकि आपको ये प्लेटफॉर्म मिला, आपने अब इस पर आप मौजूद हैं, आप काम कर रही हैं, जो ख़वातीन घर बैठ के ये काम करना चाहती हैं आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगी? बीइंग अ फीमेल की कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें ज़्यादा अर्निंग है और वो घर बैठ के ये काम कर सकती है? जैसा कि मैं छोटी सी एक मिसाल के तौर पे मैं आपको कि कपड़ों पे जैसे हम कहते हैं दबकाकारी का काम है या मीनाकारी का काम है एक ये, फिर हैंडमेड बैग्स होते हैं पाकिस्तान के जो बड़े पसंद किए जाते हैं, हैंडमेड चूड़ियाँ होती हैं पाकिस्तान की जो बड़ी पसंद की जाती है। आपने क्या देखा है?
देखिए, अगर आप देखें अभी आगे सारा दौर डिजिटलाइज है। अच्छा। तो मेरे ख्याल से ई कॉमर्स के थ्रू अगर अर्निंग करें घर बैठ के, मोस्टली इन बलूचिस्तान एरियाज, यहाँ पे जो है फीमेल्स तो हैं, एजुकेटेड भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको ये अलाउ नहीं होता कि आप घर से निकल के बाहर जॉब्स करें या अर्निंग करें। तो उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म यही है, ई कॉमर्स है। और ई कॉमर्स में सबसे बेस्ट है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन में एज ए वर्चुअल असिस्टेंट वो काम करें, उनको उसमें इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना किसी के सामने उनको जाने की ज़रूरत है। ऑनलाइन सारा काम होता है, ऑनलाइन ही उनकी कम्युनिकेशन होती है, इवन के उनको अपना फेस भी नहीं दिखाना पड़ता। जबरदस्त। और सबिया, जैसे मैं पता है हमारी सोसाइटी में अगेन वही बात कि कुछ पढ़ी लिखी खवातीन बट शादी के बाद थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है कि जी काम नहीं करना, उनके लिए बेहतर। थैंक यू सो मच सबिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। और अगेन वही बात कि बड़ी अच्छी चीज़ है ये कि एक दिए से न जाने कितने दिए रोशन हो रहे हैं। बैक वंस अगेन। तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अब सवाल उनसे ये है कि क्या आपको मालूम है कराची की पहली ज़ेरे ज़मीन मार्केट कौन सी है और इस वक्त किस हाल में है? अगर नहीं तो ये मार्केट की कहानी शयान सलीम सुना रहे हैं, तो आ जाए उनसे सुनते भी और मार्केट देखते भी हैं। कराची के दिल सदर में बरतानवी राज में एक सुरंग बनाई गई थी जिसका मकसद ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना और शहरियों को बिना किसी परेशानी के सड़क पार कराना था। हालांकि उस दौर में ट्रैफिक का इतना फ्लो नहीं था, लेकिन अंग्रेज बहुत दूर का सोचते थे। उन्हें अंदाजा था कि आने वाले वक्तों में यहाँ ट्रैफिक का मसला पैदा हो सकता है। कोऑपरेटिव मार्केट तो यकीनन आपने देखी होगी, उसके साथ ही ये सुरंग थी जिसे तकसीम के बाद कराची की पहली ज़ेरे ज़मीन मार्केट होने का एजाज भी हासिल हुआ। ये जो सबवे है ये तकसीम से पहले का है। पहले एक ज़माने में ये रास्ता यहाँ से विक्टोरिया रोड से फिरे रोड क्रॉस करता हुआ सामने जाता था और लोग सड़क पार करते थे। लेकिन बाद में लोगों ने उस इलाके का यानी उस सुरंग का मिसयूज़ शुरू कर दिया, उस पर रफ़ा हाजत के लिए उसको इस्तेमाल करने लगे, तो फिर उसको बंद कर दिया गया था। जब भुट्टो साहब की हुकूमत थी तो ये इसको दोबारा से बनाया गया, लेकिन अब इसकी जो डायरेक्शन चेंज हुई, अब ये आपको फिरे रोड क्रॉस नहीं कराता बल्कि विक्टोरिया रोड क्रॉस कराता है। अंदर जो थी वो उससे बचने के लिए कि लोग उसका मिसयूज़ करें, दुकानें बना दी गई। जब जिस ज़माने में बना था उस ज़माने में कैसेट नए नए आए थे, तो कैसेटों का दौर था, तो पूरी मार्केट में कैसेटों की दुकानें थी और कैसेट में बहुत शोर बपा रहता था। इतना रश होता था कि एक शख्स के पैर रखने की जगह नहीं होती थी। और हम लोग यहाँ से बाहर रोड के ऊपर स्टॉल लगाते थे, तो जब अजान होती थी ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, तो हम नीचे उतर के, कुछ स्टॉल वाले थे, हम दुकानदार नहीं थे, तो हम आकर के यहाँ रिक्वेस्ट करते थे अल्लाह के वास्ते, अजान हो रही है, अजान का इतना मतलब रश होता था, इतना कान सुनी आवाज़ नहीं आती थी, तो लोग मजबूरन जब उन्हें पता चलती थी कि अजान हो रही है, बंद कर देते थे इसे। फिर वो आडियो का एक ज़माना था, बड़ा ज़बरदस्त ज़माना था वो। दुकान तो यहाँ आप ले नहीं सकते थे, इतनी मतलब वैल्यू थी इन दुकानों की। न्यूयॉर्क सबवे सेंटर में कुल मिला के 10 दुकानें हैं और ज़्यादातर सेवेनियर्स की हैं, शीट्स बनाई जाती हैं यहाँ पर दुकानों में। लेकिन एक दुकान ऐसी है जिसे जानकर आपको खुशी भी होगी और हैरत भी होगी। कराची में जब कैलकुलेटर्स आना शुरू हुए थे 1971 से ये दुकान कायम है और मरकज़े निगाह बनी हुई थी ये दुकान उस वक्त जिन्हें कैलकुलेटर्स चाहिए होते थे। 78 का ये मॉडल दिखा रहा हूँ आपको ना, ये उस वक्त ये पहला कैलकुलेटर जो आया था, ये सादा कैलकुलेटर ये, और ये ग्रीन लाइट में जलता था।
और लोग हैरत से देखते थे कि इसमें इस तरह का हिसाब होता है, हमें पहाड़ा याद करना नहीं पड़ता। ये देखें, ये देख रहे हैं ना, ये देखें, ये अब ये नायाब है। अब जो लोग आ रहे हैं अपने पोतों के लिए सामान है, फिर वो आके ये कहते भी हैं कि हम आपके पास इतने अर्सा पहले मैं आपसे कैलकुलेटर ले गया, अब मैं अपने पोतों के लिए लेने के लिए आया हूँ। बेटा को छोड़े, पोतों के लिए लेने के लिए आया हूँ मैं। ये पुराना जो था ना, वो इतना खूबसूरत बना हुआ नहीं था, वो उन्होंने ज़रूरतन बनाया था। वो स्ट्रेट बस एक सामने सीढ़ियाँ थी, आप उतर के नीचे चले जाएँ। ये 1974 में जब बनाया गया तो इसके साथ ये ऊपर एलिवेशन वगैरह सब बने और इसको बहुत खूबसूरत बनाया गया। और उस ज़माने में बहुत अच्छा लगता था। ये थोड़ी जगह थी, मतलब जिस तरह ये रास्ता है ना, तकरीबन इतना ही था और उससे आप बिल्कुल फ्रीली आए जाएँ, मतलब आदमी साइकिल लेके चला जाए, कोई बिल्कुल अच्छे कुशादा जगह थी। अभी आप खड़े में, अभी ऊपर से कचरा फेंक देगा कोई, थैली आगे पड़ेगी आपके सर के ऊपर। किसने फेंकी पता नहीं, है ही नहीं कोई। आप इतवार वाले दिन के आगे यहाँ रिकॉर्डिंग करें, यहाँ पे हाथ धो रहे हैं, कुल्लियाँ कर रहे हैं, थूक रहे हैं, ऊपर से पान की थैलियाँ फेंक रहे हैं। क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? मैं पहले तो जब हमारी कॉलेज लाइफ थी तो इसमें से गुजरना होता था, लेकिन बाद में जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए, जब भी यहाँ आते थे, लेकिन वो अंदर देख के दिल यूँ जलता था कि फिर वो मार्केट आहिस्ते आहिस्ते इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई ना। इन चीज़ों की मेंटेनेंस ज़रूरी है, मेंटेनेंस नहीं हुई, फिर इसमें गोदाम बन गए, दुकानें बन, फिर वो लुत्फ नहीं रहा अंदर से गुजरने का। आप हमारे साथ सुबह आ जाएं यहाँ 9 बजे और रात को 9 बजे हमारे साथ जाएं, तो आप हमारे शाबाशी दे के जाएंगे कि आप लोग किस तरह से यहाँ पे अपना वक्त पास कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब जाएँ तो जाएँ कहाँ? गाहक नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। ये कोने पे एक स्टॉल लगाया हुआ है फुटपाथ पे, जो कि 1981 से मैं यहाँ लगा रहा हूँ, 81 से मैं यहाँ स्टॉल लगा रहा हूँ। वहाँ से मैं गाहक को पकड़ के नीचे लाता हूँ। आज 40 साल गुजरने के बाद भी, यानी कि नया गाहक हमारे पास कोई नहीं है। न्यूयॉर्क सबवे सेंटर की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इसे बनाने के बाद कराची में मजीद 2 ज़ेर ज़मीन मार्केट्स बनाने का ख्याल आया। लियाकताबाद सुपर मार्केट और पुराना रिजविया पर बनाई गई ज़ेर ज़मीन मार्केट्स इसका अमली सबूत है। कैमरामैन ज़ीशान अली के साथ शायान सलीम, समा, कराची। चलें जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।